नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम लेकर एक दमदार बुलेटिन। पहली खबर में आज हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की, जहां पर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया जाएंगे। वहीं दूसरी खबर आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली की, जहां पर एमसीडी चुनाव नामांकन के लिए आज आखिरी दिन होगा। इस खबर को विस्तार से हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर में जिक्र हम करेंगे गुजरात विधानसभा से जुड़ी, जहां पर गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज सूरत में नामांकन भरेंगे। इस खबर पे भी पूरी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। वही चौथी खबर हुई ज्ञानवापी मामले से जुड़ी है, जहां पर पांचवी खबर में होगी मैनपुरी लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए डिंपल यादव आज नामांकन भरेंगी। छठवीं खबर होगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे। और सातवीं खबर में उत्तराखंड की हम बात करेंगे, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में बारिश के साथ ही बर्फबारी भी हो सकती है। आठवीं खबर होगी पंजाब के अमृतसर से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। और नवीं खबर होगी दिल्ली में, जहां पर प्रदूषण से अभी भी हालात बद से बदतर है। तो चलिए, इस पूरे बुलेटिन में 9 रिपोर्टर 9 खबरों के साथ ग्राउंड जीरो से हाजिर होंगे आपके बीच। चलिए दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से रिपोर्टर होंगे। पीयूष शुक्ला दिल्ली से जो कि जुड़े हुए हैं आज के दिन। वहीं नमित त्यागी दिल्ली से लाइव होंगे। मेहुल जाला अहमदाबाद से लाइव जुड़े हैं, जो कि पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। शेखर त्रिवेदी लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। प्रमोद झा मैनपुरी से लाइव होंगे, जो कि लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव है वहां के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मदन मोहन शर्मा वाराणसी से ज्ञानवापी मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, उस बारे में अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। वहीं हितेश त्यागी देहरादून से लाइव होंगे, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान और क्या जानकारी दे रहा मौसम वैज्ञानिक, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं जसवीर सिंह अमृतसर से लाइव होंगे, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं अजान अंसारी भी दिल्ली से लाइव जुड़ेंगे, जो आपको देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए, पहली खबर का जिक्र अब हम करने वाले हैं कि आज के दिन क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे पीएम। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 16 नवंबर तक 20 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। इंडोनेशिया के दौरे पर अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी G20 कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और ये शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। 10 देशों के प्रमुखों से सीधी द्विपक्षीय मुलाकात, और इसमें बहुपक्षीय द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। G20 संगठन का अगला मुखिया भारत, और इसकी अगली बैठक सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होने वाली। इस लिहाज से पीएम मोदी की योजना बाली में ज्यादा से ज्यादा नेताओं से मिलकर उन्हें भारत आने का न्योता देने की भी है। पीएम मोदी 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर को है। शिखर सम्मेलन 3 सत्रों में होगा। पीएम मोदी इन तीनों सत्रों में दूसरे वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और इस बड़ी बैठक में हिस्सा लेंगे। देश के कई दिग्गज और अन्य देशों के भी प्रतिनिधि यहां पर शामिल होंगे। वहीं एक और बड़ी खबर, इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। 14 से 16 नवंबर तक बाली में रहेंगे पीएम। वहीं अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की खबर की बात, तो एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन होगा। नामांकन के लिए प्रत्याशियों की भीड़ आज जुटेगी। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक ये नामांकन की प्रक्रिया आज के दिन चलने वाली है। 19 नवंबर तक वापस ले सकते हैं नामांकन। 4 दिसंबर को एमसीडी का चुनाव, वोटिंग होगी उस दिन और आगे तय होगा कि कौन होगा एमसीडी का बादशाह। 7 दिसंबर को आएंगे एमसीडी के चुनावी नतीजे। दिल्ली नगर निगम चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। नामांकन केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ लगने की उम्मीद है। तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के साथ ही साथ उनके कवरिंग कैंडिडेट की संख्या को लगा ले तो 1500 के करीब नामांकन हो सकते हैं। इसके अलावा बीएसपी, जेडीयू और निर्दलियों के साथ अन्य और मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों से
यह संख्या 2000 तक भी पहुंच सकती है। 7 नवंबर से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया में अभी तक मात्र 35 नामांकन ही किए गए। रिटर्निंग ऑफिसर को मिले शनिवार और रविवार को छुट्टी होने और प्रमुख दलों के प्रत्याशियों की घोषणा में देरी से कई नामांकन केंद्रों पर अभी तक एक भी नामांकन नहीं हुआ। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, ताजा अपडेट क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर? नामांकन की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो बहुत कम देखिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। नमित, देखिए बिल्कुल आज आखिरी तारीख है के नेशन 12 बजे से। जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि 15 नामांकन केवल जो है वो प्राप्त किए गए, उसके पीछे सबसे बड़े वजह यही है कि ज्यादातर जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, तीनों ही नहीं, अपनी जो लिस्ट है वो किसी ने शुक्रवार देर रात को जारी की थी या फिर शनिवार इतवार। इसका मतलब ये रहा कि शनिवार और रविवार को नामांकन पत्र नहीं हुए थे क्योंकि उस दिन छुट्टी थी। यही वजह है कि आज तकरीबन 2000 के करीब जो नामांकन है वो दाखिल होंगे। उसके पीछे कई जो बड़ी पार्टियां हैं वो शामिल होंगी। इसके अलावा जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो तो कुल मिलाकर बात करें तो 68 रिटर्निंग ऑफिसरों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है डीएम ऑफिस पर। साथ ही साथ बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेज के टुकड़ों को भी लगाया गया है जो कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पर तैनात की गई है। इसके अलावा जो 68 रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्येक डीएम ऑफिस पर मौजूद रहेंगे, उनके लिए ये कहा गया है कि जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आएंगे, उनके बैठने की, उनके रुकने की, उनके पीने की, पानी की व्यवस्था जो है वो भी वहाँ पर करनी होगी, क्योंकि आज भारी संख्या में जो नामांकन पत्र है वो दाखिल करेंगे उम्मीदवार। चलिए ठीक है नवीद, नजर बना रखिएगा नामांकन की प्रक्रिया पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया। वही एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। शिवलिंग की पूजा, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर यह सुनवाई। केस की पोषणीयता को लेकर यह सुनवाई चल रही है। सिविल जज सीनियर डिवीजन सुनाएगी अहम फैसला। ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा अर्चना और ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित को लेकर आज ये अहम सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन सुनाएगी अहम फैसला आज इस पूरे मामले को लेकर। ज्ञानवापी केस में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी सुनवाई। विश्व वैदिक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय सचिव किरण सिंह के जरिए आदि विशेश्वर विराजमान को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सहयोगी मदन मोहन लाइव जुड़ गए हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। मदन, ताजा अपडेट क्या है जो आज सुनवाई होने वाली फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर? ज्ञानवापी की सुनवाई को लेकर फिलहाल तैयारियां कैसी वाराणसी में? जी सागर, बिल्कुल ये बताना चाहूंगा, जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर में जो बजूखाना है, बजूखाने के अंदर जो शिवलिंग, जो कथित शिवलिंग जो है उसकी पूजा अर्चना को लेकर के जो है, और उसके बाद जो है गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित और साथ ही साथ जो अन्य विग्रह है उसको संरक्षित करने को लेकर के जो है याचिका डाली गई थी, जिस पर जो है आज अहम आदेश जो है आ सकता है। इसमें बता दूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में महेंद्र नाथ पांडे के अदालत में ये मामला चल रहा है, जिसमें जो है आज 2 बजे के बाद जो है लगभग एक अहम फैसला आ जाएगा। इसकी केस की पोषणीयता क्या सुनने योग्य है या नहीं है, इस पे जो है आज फैसला आ जाएगा, क्योंकि लगातार जो है कहा जाए तो ज्ञानवापी पर में जो बजूखाने के अंदर जो कथित शिवलिंग मिला है उसको लेकर के हिंदू पक्षकार के द्वारा जो है लगातार पूजा अर्चना और उनके भोग आरती को लेकर के जो है ये याचिका डाली गई है। साथ ही साथ जो है इसमें जो है ये खास करके ये आया है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। तो इसमें जो है आज न्यायालय में क्या फैसला आएगा, इस पे जो है लगभग 2 बजे के बाद जो है इस पर फैसला आ जाएगा। इस पे लोगों को जो है कहा जाए तो काशी के लोगों की निगाहें है कि आखिर जो, लेकिन मदन, सामने वाले पक्ष को उम्मीद ये है कि ये पूरी याचिका खारिज भी की जा सकती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल, जिस तरह से अगर कहा जाए कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो ज्ञानवापी श्रृंगारगौड़ी मामले में जो कथित शिवलिंग जिसपे आज सुनवाई होनी है, उस पे जो है कार्बन डेटिंग की मांग जो की गई थी, जिसपे कि न्यायालय ने कार्बन डेटिंग को जो है कहा जाए तो पूरी तरह से जो है खारिज कर दिया था। तो इस पर जो है कहा जाए तो अंजुमन इंतजामिया का ये है कि हो सकता है कि आज भी जो है न्यायालय जो है इसको जो है खारिज कर सकता है। हालांकि मामला जो है कहा जाए तो निचली अदालत से लेकर के जो है कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये चल रहा है। तो तमाम जो है इसमें आज जो है फास्ट ट्रैक में ये मामला है और इस पे जो है आज कहा जाए तो अहम आदेश आ सकता है। हालांकि दोनों पक्षकार जो है अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं, दोनों का ये है कि आदेश जो भी आएगा जो हमारे पक्ष में होगा। ठीक है मदन, पूरी सुनवाई पर नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। वहीं एक और बड़ी खबर, लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन तक लखनऊ में रहेंगे। देश के रक्षा मंत्री
आवासीय कल्याण समिति और स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे। रात 8:30 बजे यहियागंज गुरुद्वारा जाकर मत्था टेकेंगे राजनाथ सिंह। शाम 5 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे देश के रक्षा मंत्री। आज से यूपी की राजधानी लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर। अपने 3 दिन के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह महानगर विस्तार सिद्धि B49 पार्क में आवासीय कल्याण समिति और वहां के लोगों से बातचीत करेंगे। मंगलवार को 3:30 पर ऐशबाग वार्ड सुदर्शनपुरी बस्ती में धानुक समाज के साथ भी संवाद करेंगे। सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शेखर, तैयारियां कैसी राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर और इस पूरे दौरे के दौरान क्या कार्यक्रम रहने वाला है? शेखर, देखिए, राजनाथ सिंह लखनऊ से सांसद हैं और लखनऊ को वो अपनी तरह से जब भी उनके पास समय होता है या कुछ कार्यक्रम लगते हैं तो लखनऊ का वो दौरा करते हैं। इसी क्रम में वो लखनऊ आ रहे हैं, जहां पर सबसे पहले 5 बजे जब एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उसके बाद महानगर जाएंगे। महानगर विस्तार में एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद अपने दिलकुशा गार्डन स्थित आवास चले जाएंगे। फिर रात में 8:30 बजे वो जाएंगे यहियागंज गुरुद्वारा, वहाँ पर मत्था टेकेंगे। कल से भी उनके जो कार्यक्रम है उसमें 3:30 बजे एक बैठक में वो शामिल होंगे। उसके बाद राजाजीपुरम में एक क्षत्रिय समाज का सम्मेलन है, उसमें वो शामिल होंगे। और परसों भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता हैं, वो अस्वस्थ हैं, उनसे भी मिलने वो जाएंगे और उसके बाद एयरपोर्ट रवाना हो जाएंगे और वहाँ से आगे के कार्यक्रम हैं उनके। तो इस तरीके से राजनाथ सिंह एक बार फिर लखनऊ आ रहे हैं। पार्टी और संगठन के तमाम एक कार्यकर्ता हैं, निकाय चुनाव होने हैं, उसको लेकर के भी उनके मन में अगर कोई बात होगी तो वो पार्टी और संगठन के पदाधिकारियों के सामने रखेंगे। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो उनके साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे वो संवाद स्थापित करेंगे। समाज के अलग अलग तबकों से उनका मिलने का कार्यक्रम है। सागर, चलिए, शुक्रिया शेखर पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, मैनपुरी में डिंपल यादव आज करेंगी नॉमिनेशन। मुलायम सिंह यादव की सीट से नॉमिनेशन ये किया जाएगा। मुलायम सिंह के निधन के बाद से सीट ये खाली है। एसपी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की परंपरागत सीट मैनपुरी से डिंपल यादव आज नामांकन करेंगे। इसके लिए रविवार को सैफई आवास पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में अखिलेश यादव शनिवार की शाम सैफई पहुंच गए और बीजेपी भी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के धरती पुत्र श्रद्धेय आदरणीय नेताजी की बहू लड़ रही हैं और आज उनका उपचुनाव का नामांकन है। और भारतीय नारी और समाजवादी पार्टी के नीति और नियत और महिला उत्थान की सशक्तिकरण, समाजवादी की महिला संगठन की सैफई ही नहीं, सैफई का नाम पूरे हिंदुस्तान और विश्व में एक नारी सशक्तिकरण, भारतीय लोकतंत्र में जो आस्था की एक पहचान है। श्रीमती डिंपल जी लड़ रही हैं, आज नामांकन है। उनके नामांकन में मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इनके सामने किसी की लड़ाई नहीं है। विपक्षी पार्टियाँ जो सत्ता में हैं वो चुनाव आयोग, माननीय उच्चतम न्यायालय और शासनिक प्रशासनिक और एक जातीय हिंसा के रूप में जो उपचुनाव का रूप अगर जिला प्रशासन, शासन और केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार करेगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब समाजवादी साथी यहाँ देंगे। तो डिंपल यादव मुलायम सिंह के निधन के बाद उनकी सीट से चुनावी मैदान में। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी कड़ी टक्कर देने की अब पूरी तैयारी कर ली है। अपर्णा यादव मतलब कि दोनों बहुएं चुनावी मैदान में आमने सामने आपको दिखाई दे सकती है। मुलायम सिंह यादव की सीट से नामांकन करेंगी डिंपल यादव। मैनपुरी सपा का गढ़, लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि सपा के गढ़ में सेंधमारी की जा सकती है। वो भी अगर किसी परिवार के सदस्य को उतारे बीजेपी यादव परिवार से तो फिर उम्मीदें और भी जिंदा हो जाती हैं। वहीं एक और बड़ी खबर गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, जहां पर प्रत्याशियों के नामांकन भरने का आज आखिरी दिन। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज भरेंगे नामांकन। सुबह 10:30 पर नामांकन करेंगे। सूरत की कई सीटों पर अभी तक नामांकन नहीं भरे गए। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज आखिरी दिन है नामांकन का।
वे राज्य मंत्री हर्ष संघवी आज नामांकन भरेंगे। सहयोगी मेहुल झाला लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, ताजा अपडेट क्या है? नामांकन की प्रक्रिया में थोड़ी देरी यहां पर देखी जा रही है। नहीं, एक रणनीति के तहत ये पूरे सौराष्ट्र के 89 बैठक है, जो पहले चरण में 89 सीट है, उन पर चुनाव होना है। इसमें सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों शामिल है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, टूरिज्म मंत्री पूर्णेश मोदी, वीनू मोरडिया, ये जो सिटिंग एमएलएज हैं वो आज नामांकन करेंगे। जामनगर में रीबाबा जाडेजा, जो कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है, वो भी नामांकन करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो राजकोट, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, भावनगर, इन इलाके से लेकर सूरत के इलाकों में ये नामांकन होना है। 89 सीटें हैं विधानसभा क्षेत्र की पहले चरण के चुनाव में, जिनका वोटिंग होना है 1 दिसंबर को। इसकी पूरी प्रक्रिया आज होगी। मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पद के चेहरे ईसुदान गढ़वी भी आज ही नामांकन करेंगे। कई सारे पशोपस है भारतीय जनता पार्टी में। कल देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मनसुख मांडविया समेत वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई है। कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ अभी भी है भारतीय जनता पार्टी में। इस तरफ कांग्रेस ने 33 नामों की सूची घोषित की है, जिसमें से 21 विधायकों को रिपीट किया गया है। जी, चलिए, शुक्रिया मेहुल पूरी जानकारी के लिए। वहीं पंजाब के अमृतसर में महसूस किए गए भूकंप के झटके 145 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 दर्ज की गई है। पिछले 4-5 दिनों के अंदर आपने देखा होगा दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, अमृतसर, कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात की ये तस्वीरें जब रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता दर्ज की गई 4.1। 145 किलोमीटर दूर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए किस तरह से छतों पर टंगे ये पंखे, उसके साथ ही साथ लोग घरों के बाहर आ गए। लोगों में इतना डर, लोग सहम से गए। लेकिन भूकंप एक ऐसी आपदा जो कभी भी आ सकती है, इसीलिए सावधानियों को आप बरतें जब भी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो अमृतसर में महसूस किए गए भूकंप के झटके 145 किलोमीटर दूर तक। लेकिन भूकंप से फिलहाल अभी तक जानमाल का कोई नुकसान नहीं है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट भी हम आप तक पहुंचाएंगे। पंजाब के अमृतसर में भूकंप के झटके जो महसूस किए गए, देखिए लोग घरों के बाहर आ गए जल्दी से जब उन्हें झटके महसूस हुए। तो 145 किलोमीटर दूर तक इन झटकों को लोगों ने महसूस किया। लगातार भूकंप जो इस समय लगातार खबरें आ रही हैं भूकंप से जुड़ी, लोगों के जहन में काफी अब डर बैठ चुका है। 4.1 तीव्रता पाकिस्तान के चिनियोट शहर से 8 किलोमीटर दूर इसका केंद्र बताया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है, नेशनल सेंटर ऑफ भूकंप विज्ञान को मिली जानकारी के मुताबिक 4.1 की ये तीव्रता। सहयोगी जसवीर सिंह लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। जसवीर, पाकिस्तान केंद्र बताया जा रहा है इसका, और जो भूकंप की तीव्रता रही है वो 4.1, क्या किसी जानमाल का नुकसान, कुछ ऐसी खबरें? जानमाल का कोई नुकसान हुआ? ये अमृतसर से लगभग 115 किलोमीटर दूरी पे दर्ज किया गया। आपको याद बता दें कि पंजाब में ये पहले 9 तारीख को भूचाल आया था और उसके बाद 12 तारीख को, और आज फिर देखने को मिला है। तो ये बिल्कुल अमृतसर के नजदीकी जिला, जिसकी तीव्र गति 4.1 दर्ज की गई है। तो देखने वाली बात है कि पंजाब में लगातार 1 महीने में तीसरी बार ये भूचाल आया है। सागर जी, चलिए शुक्रिया जसवीर पूरी जानकारी के लिए। तो अमृतसर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक और बड़ी खबर इसी बीच, दिल्ली एनसीआर में फिर से खराब हुई हवा। दिल्ली में AQI लेवल पहुंच चुका है 309 के पार। नोएडा में तो उससे भी खराब स्थितियां हैं, लेवल पहुंच चुका है AQI का 344। गुरुग्राम में AQI 290 के पार। लगातार लोगों को यही उम्मीदें हैं कि अब हवा जो है बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। 2-3 दिनों तक ग्राफ तो बेहतर था AQI लेवल का, लेकिन उसके बाद एक बार फिर AQI के लेवल में बढ़ोतरी, और ये चिंता का विषय कि आखिर प्रदूषण से निजात कैसे पाएगी एनसीआर की जनता। क्या खुली फिजाओं में सांस लेना भी
उनकी जिंदगी पर भारी अब पड़ सकता है। गुरुग्राम में QI 290 के पार, नोएडा में हालात और भी बदतर। तो चलिए सीधे चलेंगे जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सुनाते हैं आपको। FIR तो कराई नहीं। जो कॉरपोरेशन बैंक के साथ अनुबंध हुआ था उसको 2 साल के लिए और बढ़ा दिया और कमीशन 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपया कर दिया। तो अरविंद केजरीवाल ये जवाब दीजिए कि जब आपको मालूम हो गया कि घोटाला हुआ है और उसके बाद आप अनुबंध को भी 2 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं और कमीशन भी आप 5 रुपए से 6 रुपया कर रहे हैं, तो ये घोटाला अभी केवल क्योंकि ये कहा गया है कि 20 करोड़ रुपया के बारे में तो अच्छे से जानकारी मिल गई है, लेकिन खाते सील हो जाएंगे, ठीक से इसकी जांच पड़ताल होगी, तो ये 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR की जाए। मैं दिल्ली के ऑनरेबल LG से यह आग्रह करता हूं, यही मुझे कहना था। बड़ा घोटाला है। अरविंद केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन जो ये मुद्दा आपके सामने रखा है और मैंने आपको बताया है कि जब 2018 में अरविंद केजरीवाल के सामने घोटाला आ गया तो अनुबंध क्यों बढ़ाया गया और कमीशन क्यों बढ़ाया गया। इसका मतलब ये है कि आप जेब कतरों को जो है आप ऊपर से इनाम भी दे रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है। इसमें सीधी इन्वॉल्वमेंट दिल्ली के मुख्यमंत्री की थी। तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, यही मैं कहना चाहता हूं। सवाल है जो FIR LG ने ACB ने कराई है वो बैंक ऑफिशियल के खिलाफ है अब तक, और बैंक ऑफिशियल के साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड के ऑफिशियल के खिलाफ है। आप एक बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि जब अरविंद केजरीवाल चेयरमैन थे तब ये घोटाला हुआ और FIR अरविंद केजरीवाल। तो चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी में बड़ी साजिश नाकाम, काशी विश्वनाथ से पकड़े गए 3 संदिग्ध। काशी विश्वनाथ के बाहर से गिरफ्तारी हुई इनकी, विश्वनाथ के गेट नंबर 4 से गिरफ्तारी। वाराणसी में बड़ी साजिश नाकाम, काशी विश्वनाथ से पकड़े गए 3 संदिग्ध। पूछताछ और तलाश अभी जारी है। तो चलिए 9 बजे की इस तमाम बड़ी खबरों में इतना ही वक्त है। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।